नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लंबे समय के बाद सहारा ग्रुप की खबर लेकर आया हूं। आपको मालूम होगा कि सहारा निवेशकों की लड़ाई और कंपनी की भी लड़ाई हमने बड़ी ईमानदारी से लड़ी। सरकार तक मजबूती से इस खबर को पहुंचाया कि कंपनी परेशानी में है, सहारा के निवेशक परेशानी में है। गलती जिसकी भी रही हो, चाहे जैसे भी रही हो, लेकिन अंत में कंपनी भी परेशान हुई और निवेशक भी परेशान हुए। साथ ही साथ कंपनी की परेशानी से तात्पर्य यह है कि सहारा कंपनी दावा करती है कि उनके पास लगभग 12 लाख लोग, 3-4 लाख लोग सीधे रूप में, सीधे तौर पे, और परिवार वगैरह को मिला करके 12 लाख लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं सहारा कंपनी के ऊपर, और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इसमें कोई शक नहीं है। सहारा के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लगभग सबके सब बंद हो गए, बंद ही हो गए। आखिर में सहारा मीडिया भी बंद हो गई। सहारा के अस्पताल थे, हॉस्पिटल थे, वो बंद हो गए। सहारा का प्रोडक्ट डिवीजन था वो बंद हो गया। सहारा क्यूसॉप आया था वो बंद हो गया। और बहुत सारी जो सोसाइटीज थी वो भी लगभग बंद हो गई। अब कुल मिलाकर के एक देखने में जो आता है, सिर्फ एक वेंचर चल रहा है, और वो है सहारा ग्रुप का जो सहारा स्टार होटल है, वो किसी तरीके से चल पा रहा है। बाकी हजारों, बल्कि लाखों कहें, लाखों एम्प्लॉय सड़क पर हैं। वो अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, कोई और उद्यम ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने पहले ग्रुप को छोड़ दिया वो शायद बेहतर स्थिति में हैं, उनको अनुभव भी है और अलग अलग जगहों पे वो सेट भी हो गए हैं। लेकिन जो हाल तक नौकरी करते रहे सहारा ग्रुप में, उनकी जिंदगी बहुत दूभर हो गई है, बहुत परेशानी में है। और इसकी लड़ाई हमने बड़ी मजबूती से, क्यूबाइब नेटवर्क ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया, लड़ा, और निवेशकों के मुद्दे को भी उठाया। कंपनी से भी बार बार ये करने की कोशिश की कि कंपनी में अगर कोई परेशानी है तो कंपनी के लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा के जाने के बाद, बहुत स्वागत है आपका सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये सतीश चतुर्वेदी हैं, निवेशकों की लड़ाई लड़ते हैं, आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सहारा के संबंध में हम आपको आज पिछले 3-3.5 वर्ष से, सितंबर 2023 में और जुलाई अगस्त 2022 से हमने अभियान शुरू किया था, और जुलाई 2023 में सहारा ने सरकार ने पोर्टल बनाने की घोषणा की, और 3 साल से पोर्टल के माध्यम से कितने पैसे अदा किए गए और अब तक कहां किन किन स्टेट्स में अदायगी हुई है, इस सब पर बात करेंगे। और ये लड़ाई, जो निवेशकों की लड़ाई प्रमुखता से क्यूबाइब नेटवर्क ने शुरू किया था, इस मुद्दे पर हमने जनता की अदालत लगाई दिल्ली में, और बड़ी संख्या में निवेशक आए और उसके बाद सरकार तक संदेश को पहुंचाया। और आज स्थिति यह है कि पोर्टल के माध्यम से हजारों लाखों निवेशकों का, छोटे निवेशकों का, छोटा ही सही, लेकिन पैसे की अदायगी हुई है। कितनी अदायगी हुई है ये हम बताएंगे। लेकिन आज मैं ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं? इतने दिनों बाद कंपनी की स्थिति खराब है, निवेशकों की हालत खराब है, और सब पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं। लेकिन जिस सरकार पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो सरकार अपने तरीके से क्या काम कर रही है, एक खुशखबरी है आज के लिए। लेकिन सरकार कितना काम कर रही है ये भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दो व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो सहारा के पूर्व कर्मचारी भी हैं, सहारा के लिए निवेशक भी रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। एक सतीश चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है, और संजय नायक जी, आपका भी स्वागत है। अगर आप लैंडस्केप में कर लें संजय नायक जी, जरा लैंडस्केप में कर लें मोबाइल को तो ठीक रहेगा। हाँ, तो संजय नायक भी जुड़ गए हैं। आज मैं ये खबर क्यों लेकर के आया हूं और क्यों ये सहारा के निवेशकों के लिए बहुत ही उपयोगी खबर है।
क्यों ये सहारा के निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी है। बेहद, अगर मैं बेहद कह रहा हूं तो बेहद, क्योंकि सरकार ने जो रिफंड पोर्टल बनाया, रिफंड पोर्टल पे जो क्लेम किया गया इनके द्वारा, निवेशकों के द्वारा, उस क्लेम में अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप हौसला मत हारिए। 45 दिन के अंदर पेमेंट आना था, नहीं आ रहा है, बहुत सारी शिकायतें। अब उस सारी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है। आज उन्होंने कई नंबर जारी किए, जो नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, और ये तब तक ये नंबर जारी रहे, हम अपने स्क्रीन पर रखेंगे जब तक कि आप आराम से इस नंबर को लिख न लें, और ये हम जारी कर रहे हैं। ये नंबर सरकार ने जारी किया है। इस नंबर पे जिन जिन लोगों को आवेदन करने के बाद भी पैसे नहीं मिले हैं, 45 दिन में हो या 45 का साल बीत जाए नहीं मिले हों, तो वो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि साहब हमने फलाने तारीख को ये एप्लीकेशन दिया था अपने रिफंड के लिए और हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो क्या क्या नंबर है, हम उसको रिपीट कर देते हैं, जो स्क्रीन पर हैं, जो लिख पा रहे होंगे वो लिख लेंगे। एक नंबर है 01120909044, 01120909044, ये दिल्ली का नंबर है। दूसरा दिल्ली का नंबर है 01120909045, ये दोनों दिल्ली का नंबर है, फिर बाद में हम रिपीट कर देंगे। और जो लखनऊ का नंबर है, वो उसमें एक मोबाइल नंबर भी आ रहा है, लेकिन लखनऊ का जो लैंडलाइन नंबर है वो 3 नंबर दिए हैं, 3 लैंडलाइन नंबर है। अब जाहिर है लखनऊ का ये दफ्तर का, सहारा के दफ्तर का नंबर है या सरकारी नंबर है, जो इसका मतलब है कि सरकार ने लखनऊ में भी कोई एक्सटेंशन सेंटर खोला हुआ है जहां से ये सूचना निवेशकों को मिले या निवेशक अपनी बात कह सके, सरकार तक पहुंचा सके। तो वो नंबर है 0522693710, 0522310840, 0522693100, और एक मोबाइल नंबर है 08069208210। तो ये 6 नंबर हैं कुल मिलाकर के। 6 नंबर, 2 दिल्ली के हैं, जो दिल्ली का जो 011 कोड है वो लगाना पड़ेगा, और 3 जो लखनऊ के दिए गए हैं। पता नहीं ये जो मोबाइल नंबर है ये लखनऊ का है या वो तो कहीं का हो सकता है, कहीं भी आप लोग बात कर सकते हैं इस पे। लेकिन ये जो बाकी जो 4 नंबर है, 3 नंबर है, ये तीनों लखनऊ का है, जिसमें कोड जो है वो 0522 लखनऊ का आ रहा है। अब हमारे साथ जो निवेशक हैं, इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा ये चर्चा हम शुरू करते हैं कि साहब सतीश चतुर्वेदी जी और श्रीमान संजय नायक जी, ये बताइए कि इस नंबर की क्या उपयोगिता है और पोर्टल कितना काम कर रहा है, कितने लोगों को आप लोगों के संज्ञान में अब तक पैसे मिल गए हैं। धन्यवाद। मेरा प्रणाम, जो भी साथी लाइव को देख रहे हैं उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, यहाँ पे थोड़ा हम ये कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय कार्यालय ने पहले भी नंबर 2 जारी किए थे और आज जारी किए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहले नंबर जारी किए थे उस पर हम लोग, हमारी जमाकर्ता बात करते थे, उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। दूसरा, जो पोर्टल का काम चल रहा है, हमारे यहाँ ग्वालियर में भी एक CRCS के माध्यम से एक ऑफिस खुला है, 2 दिन हुआ है, और मेरी कल ही मुलाकात वहाँ हुई थी, हमारी बातचीत भी हुई थी, हम गए भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम नंबर लाइए, हम चेक करेंगे, और चेक करके जो कमियां हैं वो बता देंगे, लेकिन वो सुधार कंपनी करेगी। क्योंकि जैसे मेंबरशिप
अपलोड नहीं है, फार्म अपलोड नहीं है, तो यहाँ जो ऑफिस खुला हुआ है या जो नंबर जारी किए हुए हैं उससे समाधान नहीं होगा। समाधान किससे होगा कि जो जमाकर्ता ने जमा किया पैसा मेंबरशिप कंपनी के पास है और कंपनी ने पूरा डाटा सीआरसीए को अवेलेबल नहीं कराया। जब तक डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो शायद भुगतान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है मेंबरशिप फॉर्म की। दूसरा, जो एफडी या आरडी का फॉर्म भर के कंपनी को दिया है वो साइट पे अपलोड नहीं है। दो चीजें ये हो गई। तीसरा, जो कन्वर्जन होकर के जो पैसा सोसाइटियों में गया है, रियल एस्टेट के में जो पैसा पहले था, यानी मान लीजिएगा मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी है जबकि मेरा आधार कार्ड में सतीश कुमार चतुर्वेदी है, तो उसने वो क्या कह रहा है सीआरसीएस कि आपका आधार कार्ड सोसाइटी में जो भरा हुआ फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, उधर तो ये कह रहे हैं। दूसरा, स्पेलिंग जबकि पूरा सही है तो स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, यानी इस प्रकार के डिफिशियंसी जो डाले हुए हैं, तो जो इन्होंने ऑफिस शायद एक आज ग्रुप पे भी आया था, सारा कुंज भोपाल में भी खुला है और भी जगह खुल रहे हैं और खुला भी है, लेकिन उसका समाधान हो, जमाकर्ता को उससे लाभ मिले, तब कुछ समझ में आएगा। हालांकि जो अभी पैसा बटा हुआ है तो 5,000 करोड़ रुपए पहली किस्त में आया था, फिर दूसरी किस्त में 5,000 आया था, लगभग 9,000 करोड़ से अधिक पैसा बढ़ चुका है। अब दोबारा से पैसा जब आएगा, जब मिलेगा तब पता लगेगा। दूसरा क्या है, सिस्टम आज की डेट में बहुत स्लो चल रहा है, चल नहीं रहा है। जब तक सिस्टम नहीं चलेगा, जो लोग भी कर्मचारी बैठे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो भी काम कर रहे हैं, तो वो समाधान करेंगे कैसे? या पोर्टल पे अपनी जो भी चीज करना है या देखना है तो कैसे देखेंगे? फोन पे जैसे मान लो मैंने पहले लगाया था, मैंने बातचीत भी किया था, तो उन्होंने कहा कि चल रहा है, मैं आगे समाधान बताऊंगा, अभी ऐसा नहीं है। जैसे 5 लाख का जिनका पैसा है, 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है, तो अभी ये कहने में आ रहा है कि 15 लाख तक का रिसबमिशन कर सकते हैं। लेकिन रिसबमिशन करने से क्या जमाकर्ता को भुगतान मिलेगा? 50,000 से ऊपर की मतलब देनेदारी की, जिसका 50,000 से ऊपर है, तो 50,000 से अधिक पोर्टल पे देने का ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं दिख रहा है, न साइट पे ऑप्शन है और न सिस्टम में दिख रहा। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब तो कहा जा रहा है 10 लाख रुपए तक का भुगतान होगा। नहीं सर, ये क्या है, ये तो बहुत करीबन 4-5 महीने पहले कहा जा रहा था कि 10 लाख तक का भुगतान होगा। अब ये लोग कुछ कह रहे हैं कि 15 लाख तक का भुगतान होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कई हमारे जो 1,56,00,000 जो लोगों ने लॉकिंग किया है, उन सभी जमाकर्ताओं को आज की डेट में 10,000 रुपए भी नहीं मिला है। आपकी लाइव में मैं कई बार बैठा हूं और कई जो जानकारी हमको मिली वो मैंने आप तक निवेशक तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन जितना लॉकिंग हुआ है, पहली किस्त 10,000 तो सबको लगभग पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद 50,000 से ऊपर अभी किसी का पैसा नहीं गया है, वो भी नहीं पहुंचा है। तो जब तक जो लोगों ने लॉकिंग किया है, या जैसे मान लीजिएगा जो 2023 के बाद जिसकी मैच्योरिटी हुई है, अब मैच्योरिटी ऑप्शन क्यों डाल दिया? जबकि आप ब्याज नहीं दे रहे हैं, पॉइंट का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और मैच्योरिटी का ऑप्शन डाल दिया, तो जो 2024, 25, 26 में हो रहा है तो वो कैसे करेंगे? जिन लोगों की डेथ हो गई है वो कैसे करेंगे? तो काफी कुछ परेशानियां हैं। सरकार जब जब दबाव पड़ता है तो कुछ कुछ करता है। जैसे मान लीजिएगा अभी 5, 6, 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक विशाल आंदोलन रखा है। तो कई लोग सहारा के लोग भी ग्रुप में आते हैं, डालते हैं कि 15 लाख तक का पैसा मिलेगा, जल्दी पैसा मिलेगा, आगे आने वाले समय में काउंटर खुल के पैसा मिलेगा। ये सारी निधार बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक मेरे सबके सामने तो पैसा पूरा भी नहीं, तो 10 लाख पैसा इनको मिलेगा। पहले किस 10,000 तो कम से कम सबको मिल जाए, तो एक भरोसा हो जाए कि सीआरसीएस पेमेंट कर रहा है, भारत सरकार पेमेंट कर रहा है, तो सबको संपूर्ण भुगतान मिल जाएगा। ब्याज की बात तो यहाँ अभी हो ही नहीं रही है, पॉइंट की बात अभी यहाँ हो ही नहीं रही। काफी कुछ परेशानियां हैं। ठीक है, नंबर जारी किया है, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे, आगे आपकी लाइव कॉल होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे सर। जी सतीश जी, एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि
आप सबका जो आंदोलन था, आप सबके आंदोलन, बल्कि सहारा कंपनी के भी तरफ से, और क्यूबाइब ने इस पूरे मुद्दे को एक मुहिम की तरह लिया। छोटा ही सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना निवेशकों का पैसा था सब वापस हो गया, लेकिन छोटा ही सही, 10,000 करोड़ रुपए तो छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये मानिए आप। 10,000 करोड़ रुपए की अदायगी हुई, तो एक तो आप सबको बहुत बधाई कि आप लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, और 10,000 करोड़ तो वापस हुआ ना, 9-10 हजार करोड़ तो हुआ ना, और भी होगा। कहने का तात्पर्य है, अब ये दफ्तर भी खुल रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि ग्वालियर में सीआरसी का दफ्तर खुल रहा है, भोपाल में खुल रहा है, तो जाहिर है पटना में भी खुल रहा होगा, लखनऊ में भी खुला है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार की मंशा पर मुझे लगता है कि शक करने के बजाय सरकार को दबाव डाल करके, सरकार को प्रभावी बना करके पैसे लौटाने की बात हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्र देखा, अब मुझे पता नहीं वो पत्र की क्या सच्चाई है, संजय नायक जी ज्यादा बताएंगे। वो पत्र सुशांतो रॉय के तरफ से आया है और मुझे बहुत खुशी है। वो हालांकि वो एम्प्लॉय को लेकर के है, निवेशकों को लेकर के नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि सुशांतो रॉय, अब वो पत्र सुशांतो जी का है या किसी और का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुशांतो रॉय ने यह खत लिखा है कि वो कंसर्न्ड हैं अपने एम्प्लॉय को लेकर के, संस्थान को लेकर के, लोगों का पैसा देने को लेकर के। देखिए संजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सर कह रहे हैं 10,000 जो बटा, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। मान रहा हूँ छोटे लोगों को, निवेशकों को पैसा मिला, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब जब चैनल पर आकर के हम लोगों ने ये जानकारी दी कि सहारा इंडिया के लोग जो रिसमीशन के नाम से पैसा ले रहे हैं, 200 रुपए बॉन्ड, 300 रुपए बॉन्ड, 400 रुपए बॉन्ड ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है शायद कुछ ऑफिस खोले गए हों या खुलवाए गए हों, या जो लोगों में भ्रम भ्रांतियां फैल रही हैं इसको दबाने के लिए किया गया हो। इस पर पूर्ण विश्वास मैं कैसे कर सकता हूं। दूसरा, मैंने जब जब देखा है आंदोलन में रहा हूं, या आंदोलन की डेट घोषित किया है, फलानी तारीख को आंदोलन होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 के बाद से 3 साल होने को जा रहे हैं कि जब जब आंदोलन की तारीख घोषित हुई है तब कुछ न कुछ फुलतू छोड़ा गया है, या तो आंदोलन को रोकने के लिए, जमाकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए, कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए सारी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जारी करने से या टोल नंबर फ्री जारी करने से जमाकर्ताओं को समाधान शायद मिलना संभव होगा। मैं नहीं जानता कि समाधान उनको मिलेगा। देखते हैं, जो पहले 2 मोबाइल नंबर थे, लैंडलाइन नंबर थे, टोल नंबर फ्री थे, उस पर मैंने बातचीत किया, कोई समाधान नहीं मिला। शायद संजय जी आप भी ने किया हो, शायद मुझे लगता है आपको मिला हो, मुझे तो नहीं मिला, जैसा जानकारी आपको मिली होगी। लेकिन यह है कि आपके चैनल पर बैठ करके कई बार मैंने कहा है कि सहारा के कंप्यूटर जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो 200 रुपए बॉन्ड दे रहे हैं, 500 रुपए बॉन्ड ले रहे हैं, ये सारी जानकारी वहां तक पहुंची, दबाव उसका पड़ा, उस वजह से शायद निःशुल्क ये शायद ऑफिस खोले गए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ रिसमीशन का काम देखा जा रहा है, किया जा रहा है। चलो जो भी हुआ, आगे और समझ में कुछ आएगा। लेकिन आज की डेट में जो लोगों ने कंप्यूटर पे लॉगिंग के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से लॉगिंग किया है, कुछ ही मिला तो जरूर छोटे लोगों को, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000। नहीं तो संजय जी मैं वही कह रहा हूं सतीश जी कि कुछ तो मिला ना। अब धीरे धीरे होप भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकार। अभी मैं सुशांतो जी का जिक्र कर रहा था, तो सुशांतो रॉय ने खत लिखा कि हम पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। अब एक प्रॉपर्टी का मान लीजिए कि एक झटके में पैसा लौटाने की बात हो रही है, तो अदानी के पास इन्होंने ऑफर दिया कि भाई मेरे प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेट कीजिए और आप पैसा दीजिए। अब वहां अड़ंगा लगाया जा रहा है। अब फिर कह देखो अडानी को दिया जा रहा है, अडानी, अरे भाई आप अपना पैसा लोगे कि नहीं लोगे? अडानी दे, अंबानी दे, ब्लैक रॉक दे, कोई दे, आपको पैसे से मतलब है ना। पहले कह रहे थे, पहले आप सभी कह रहे थे, 1 मिनट रुकिए, पहले आप सभी कह रहे थे कि सहारा को प्रॉपर्टी बेच करके पैसा देना चाहिए। हम लोगों ने वही मुहिम की,
कि प्रॉपर्टी बेच करके निवेशकों का पैसा दे दीजिए, कहा कि आप बना दीजिए। अब जब सहारा कंपनी खुद कह रही है कि मैं डील कर रहा हूं और हम फलाने बिजनेस उद्योगपति के पास जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरे पास ये लायबिलिटी है, ये पैसा दे दीजिए, वो रेडी हो रहे हैं, लेने के लिए भी तैयार हैं, तब फिर उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है, वो क्लियरेंस नहीं हो रहा है, वो फिर झंझट लगा रहा है। संजय जी, इसमें क्या खेल है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आशुतोष जी नमस्कार। क्यूआई नमस्कार। नेटवर्क के सभी सदस्यों को, जो क्यूआई नेटवर्क देख रहे या बाद में देखेंगे, मैं मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आशुतोष जी, जो भी कुछ करना है, आपने इसके पहले कहा पोर्टल के विषय में आपने संज्ञान दिया, सतीश चतुर्वेदी जी ने भी उस पर चर्चा की। पोर्टल अगस्त माह से जो सुधार का काम है हेडक्वार्टर में वो बंद है, और बंद होने के पीछे का जो कारण है कि रेरा ने और जो ईएफओ विभाग ने उसका सहारा इंडिया भवन सील कर दिया था कि पहले आप हमारा पैसा दो, इसके बाद में हम भवन खोलेंगे। और भवन में, सहारा भवन में इनका सर्वर था जहां से सुधार का तमाम प्रकार का काम होता। तो अगस्त 2025 से सुधार का काम बंद है। दूसरा इनके सामने समस्या है कि एम्प्लॉयों के लिए या उस सर्वर चलाने के लिए इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए, जिस कारण से पोर्टल में बाधा उत्पन्न हो रही है। और विगत करीबन 10 से 11 महीनों से पोर्टल पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो नए निवेशक पोर्टल पे आवेदन करते, निवेशक आवेदन करते जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन नहीं किया है, जिनकी सब चीजें फुलफिल हैं, उनको 10-20 हजार रुपया दे रहे हैं। ये पोर्टल की पूरी कहानी है। और आशुतोष जी, जब कोई प्रोसेस या कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसके कुछ टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं। ये आपको भी पता है कि टोल फ्री नंबर किस हद तक वो कितनी मात्रा में काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो वो टोल फ्री नंबर जो आप फ्लैश कर रहे हैं वो ये टोल फ्री नंबर है। अब हम आते हैं कि साफ सहारा की संपत्तियों पे अड़चन कौन लगा रहा है। तो सहारा की संपत्तियों पे अड़चन कोई नहीं लगा रहा है सहारा के अलावा। इन्होंने संपत्तियां बेच दी हैं, टोकन मनी ले ली है कुछ डीलरों से। वो संपत्ति इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया है कि साहब हमें इसको बेचना है। जिस संपत्ति को आप पहले बेच चुके हो, जिसको आप टोकन मनी ले चुके हो, उसको आप कैसे दोबारा बेच सकते हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है उसमें। तो आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट में SF नफाड़े जी को नियुक्त किया गया था कि प्रॉपर्टियों को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करके लाइए। और जो अभी 13 तारीख को जो सुनवाई हो रही है वो नफाड़े जी के पहल पे ही हो रही है। ये किसी का इसमें श्रेय नहीं है। ये नफाड़े जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा है कि इस केस की सुनवाई करिए। आप अगर उस केस की स्टडी करें तो नफाड़े जी के अध्यक्षता में या नफाड़े जी के पहल पे इस केस की सहारा सेवी की सुनवाई हो रही है। तो इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा रहा है। अड़ंगा इसमें वो लगा रहे हैं जिन्होंने सहारा को पैसा दे दिया है और सहारा ने ये संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में या ईडी ने इनकी जब्त कर ली है, लेकिन वो पैसा दे चुकी हैं व्यापारी लोग या जो रियल एस्टेट के लोग हैं। तो निश्चित तौर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कंपनी ने उनसे पैसा लिया है। अब वो कहां जाएंगे, न्याय उनको कैसे मिले? तो ये मामला है किसी निवेशक की तरह से। नहीं, अब एक मामला है, क्या सुशांतो रॉय को या उनके जो छोटे पुत्र हैं सीमांतो रॉय को या उनकी पत्नी को इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने बेच दिया है उसी प्रॉपर्टी का लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और बल्कि अडानी को भी दिया है, और इसकी जानकारी परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास थी ही नहीं, या नीचे वाले लोगों ने इस जमीन का सौदा कर लिया, पैसा ले लिया, गपत गोल कर दिया? क्या हुआ है, सच्ची बात क्या है? क्यों, क्या इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है?
सुशांतो सीमांतो और सुश्री श्रीमती सपना राय जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं या उनको जानकारी है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों को जानकारी नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। सहारा इंडिया में उच्च प्रबंधन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सीमांतो राय, सुशांतो राय, स्वप्ना राय हुए या ओपी श्रीवास्तव जी हुए या जयव्रत राय जी हुए, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है सहारा इंडिया में। और आज भी सीमांतो राय, सुशांतो राय की परमिशन के बगैर आप एक कागज भी नहीं बेच सकते हैं सहारा इंडिया का। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। इन सारे लोगों को पता है और 2016 से, विगत 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हुए सारी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि सहारा ग्रुप की, एलटीटी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको सर्किल रेट से 90% से कम में नहीं बेचा जाएगा। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जो सुलझी हुई प्रॉपर्टियां थी वो सहारा ग्रुप के उच्च प्रबंधन ने पहले ही सारी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं या बेच रहे हैं लगातार। अब जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं या जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला फंसा है, सरकारी मामला है या कुछ भी मामला है, कब्जा है किसी दूसरे का, ऐसी प्रॉपर्टियां बची हुई हैं आशुतोष जी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितना पैसा निवेशकों को लेना है, लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, उतने की तो प्रॉपर्टी इनकी बची ही नहीं है। ये पैसा चुकाएंगे कैसे? उससे ज्यादा ये पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसकी जांच ईडी कोलकाता इकाई कर रही है और उसको पुख्ता सबूत मिले हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट किया है, साइफन किया है कई कंपनियों से, सोसाइटियों से होते हुए। ये उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बार बार इस चीजों का जिक्र किया है। तो कोई ये ना कहे कि साहब सहारा दूध की धुली है, सहारा दूध की धुली नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वेशन आता है, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का पता नहीं था कि पोर्टल हम अगर बना रहे हैं तो सहारा ग्रुप ने सोसाइटी बायलॉज 2002 के नियमों उपनियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से पोर्टल से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा छोटे निवेशकों को पैसा देने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको यह संज्ञान में नहीं था कि सहारा ग्रुप ने या सहारा ग्रुप की सोसाइटियों ने एक निवेशक को 10-10 निवेशक बना दिया है, मतलब उनकी 10 सदस्यता, 10 मेंबरशिप दे दी है, जिस कारण से पैसा पोर्टल से मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सोसाइटी बायलॉज ये कहता है कि आप अपना केवाईसी अपडेट रखिए, सहारा ग्रुप ने अपडेट नहीं रखा है। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से उसको स्पेलिंग से मास्टर फॉर्म को नहीं भरा गया है, मास्टर फॉर्म स्कैन नहीं किए हैं, और अगर स्कैन भी कर लिए हैं तो सोसाइटियों के सेंटर रजिस्ट्रार को इसका सही डाटा उपलब्ध आज भी नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण से पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार रेवड़ी अगर बांटती है या कोई चीज देती है तो उसके मन में कहीं भी ये भाव नहीं रहता है कि हमें विभेद करना है। सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि पहले हम छोटे निवेशकों को पैसा देंगे और वो आज भी अड़े है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप इसमें बहुत बड़ा बाधा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। जी आशुतोष, फिर तो सरकार सही रास्ते पर है ना, इसका मतलब संजय जी, सरकार एक तरफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच कर रही है, जो फ्रॉड है, जो इंटरनल फ्रॉड इन्होंने किया है, या इनके इंटेंशन में फ्रॉड था, या व्यवस्था मूलक फ्रॉड हो गया है, या गोरख धंधा इन्होंने कर दिया, इधर का माल उधर, 1 का 3, 3 का 5 करते चले गए। इनको पता था कि कभी पकड़ाएंगे नहीं। इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड तो एक नहीं सैकड़ों हो रहे हैं। क्या ये मंशा की वजह से हो गया, या बल्कि नीयत ही इनकी गड़बड़ थी कि ये फ्रॉड करो, और इसीलिए ये सज्जन विदेश से देश नहीं आ रहे हैं? इसीलिए अभी ओपी श्रीवास्तव जी गए हैं तो उनको बेल नहीं मिल रहा है।
आज साल भर से ज्यादा हो गया, उनको बेल नहीं मिल रहा है, बेल मिल ही नहीं रहा है। ईडी उनके पास बार बार जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सरकार की नीयत तो ठीक है ना, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीजर हो रहा है, जेल हो रहा है, हवालात की हवा भी खिलाई जा रही है, और ऊपर से अब निवेशकों को पैसे देने के लिए रास्ता भी खोजा जा रहा है। चाहे वो नंबर हो, चाहे सीआरसी का दफ्तर खोलने की बात हो तो रही है ना। ये आंदोलन कर्मियों की बड़ी जीत है, और मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस मुद्दे को उठाते रहे उसकी ये बड़ी सफलता है। कम से कम आज एक्शन तो हो रहा है। जो अभी तक लोगों को, निवेशकों को डराते थे, धमकाते थे, कम से कम छत्तीसगढ़ में ये भागते फिर रहे थे, पुलिस इनके पीछे घूम रही थी, मध्य प्रदेश में घूम रही थी, बिहार में घूम रही है। बिहार में तो कहा, कोई ऑर्डर भी निकाल दिया डीजीपी ने कि भैया ऐसे ऐसे एक हर को पकड़ो, गिरफ्तार करो। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि सरकार अब डंडे पर डंडा चलाएगी। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, हाँ बोलिए चतुर्वेदी जी, बोलने दीजिए। जब आपको देखिए सर जी क्या है, देखिए सर जो सरकार कर रही है इसको मान रहे हैं, और इसका जो सरकार का जो है होम्योपैथिक इलाज चल रहा है, और सरकार अगर शायद नहीं करती तो संभव है ये पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन ये आंदोलन की दबाव के कारण मान लो, आज भी मैं कह रहा हूँ जो लोग अभी भी सहारा की भक्ति कर रहे हैं खुलकर के बाहर आ जाएं तो लगता है कि सरकार और तेजी से काम करेगी। लेकिन अभी भी लोग जो जय सहारा कर रहे हैं, गुड सहारा कर रहे हैं, सहारा प्रणाम कर रहे हैं, वो अभी भी खुल के बाहर नहीं आना चाह रहे, अभी भी निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और अभी भी लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मान लीजिएगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो पक्ष रखा निवेशक का कि ये 200 रुपए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसको बंद करने के लिए ये प्रक्रिया सीआरसीएस ने किया है। जबकि निवेशक को काफी लोगों ने लूट लिया, ऐसा नहीं है, काफी लूट लिया। और जो संजय नायक ने जो बात कहा है वो 100% सही कहा है कि सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको सब कुछ मालूम है। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं सुशांत राय ने डेटा जारी किया है, सही है या गलत है। मैं मानता हूं अगर इनके अंदर नियत जरा भी है तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे सकते हैं, साहब मुझे 3 महीने का वक्त दिया जाए और हम 3 महीने में ऐसे ऐसे निवेशकों को देंगे, उसके बाद 6 महीने का वक्त दिया जाए, तो ये सब कुछ कर नियत में इनके खोट ही खोट है। अगर इनको थोड़ी सी भी, अगर ये थोड़ी भी खुददारी होती तो ये पिता के इसमें आते ये और कहते कि हम मुझसे गलती हुई है, जहां भी गलती है हम उसका सामना, कोई सरकार इनको फांसी दे रहा था क्या? कोई नहीं दे सकता है। नियत में गड़बड़ी तो इनको मालूम है कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे, हमने गपत गोल कर दिया है, हमने ठग लिया है लोगों को, तो हमारे खिलाफ एक्शंस होंगे। ऑन पेपर पकड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें अब इनकी पकड़ी जा रही हैं। और आज भी इनके ऑर्गेनाइजेशन में एक से एक धूर्त लोग हैं, एक से एक। आज भी ये टोपी पहनाने का धंधा अभी भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, और इन्होंने अपना बिजनेस तो शुरू कर दिया, निवेशकों को फंसा दिया, निवेशकों को फंसा दिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये आज भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और ये सुधरेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने इतनी गड़बड़ी कर दी है कि सुधरेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, ये चल रहा है, कम से कम डंडा तो चल रहा है, ये बात तो मान के चलिए आप। नायक साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार ही पेमेंट दिला देगी, लेकिन जितना हम अधिक दबाव बना लेंगे आंदोलन के माध्यम से, सरकार तक चेताने काम करेंगे तो सरकार ही करेगी। तो पूर्ण विश्वास है कंपनी अब काउंटर नहीं खोल पाएगी, न कंपनी पेमेंट कर पाएगी, और न कंपनी का कोई पदाधिकारी आगे आ पाएगा। क्योंकि ये बचने के लिए कहीं हाई कोर्ट जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, वो रोकने का काम करते हैं कि समय कितना टाला जाए, कितना समय टाला जाए, ये टालने का काम करते हैं। सहारा के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब निवेशकों को टालने का काम करते हैं, इनके बिल्कुल कहीं से कहीं भी नियत नहीं है। और जो आज भी अंधभक्ति कर रहे हैं सहारा के लोग, वो भी तब खुल के आते हैं जब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आंदोलन की तारीख तय करता है। अभी तारीख तय कर दी 2 महीने पहले से कि 5, 6, 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे। तो ये लोग कुकुर कुत्ते की तरह के या बिल्ली की तरफ से आगे व्हाट्सएप बोलने लगे, या उसको कहने लगे साहब काउंटर खुलेगा, पैसा मिलेगा, आप चिंता मत करिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जब जब आंदोलन की तारीख घोषित होती है तभी ये आकर के फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। सारा के मैनेजमेंट के लोग अब नहीं आएंगे, न कर पाएंगे, और नहीं इनकी करने की ताकत है, इनको तो खाने की ताकत है
किसी न किसी तरीके से पैसे को डुबाया जाए। ये अपना अभी निवेशकों का जो संजय नायक जी ने हमारे ने कहा कि अगस्त 2025 से हेडक्वार्टर बंद है, बल्कि मैं मानता हूं वास्तविक हेडक्वार्टर बंद है, लेकिन इनके कई स्टाफ के लोग अपना सिस्टम को ले जाके घर पे रखे और कुछ अभी कर भी रहे, लेकिन ये जानबूझ करके टालना चाहते। समय कितना टाला जाए, कितना टाला जाए। धीरे धीरे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये इसमें ही झेल लेंगे। अभी तो जो 10,000 करोड़ रुपए आया पूरा बढ़ चुका, अब फिर से आइए फाइल होगा भारत सरकार की तरफ से, फिर पैसा आएगा तो कब बटेगा, कब बाबा मरेंगे, कब हलवा मिलेगा, वो वाली कहानी है। लेकिन यह है कि मैं तो सभी देशवासियों को अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आंदोलन की ओर दें और आंदोलन का साथ दें, और उससे ही सरकार दबाव में आएगी, उससे ही पेमेंट का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं करोगे तब तक दबाव भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा। आंदोलन की ही देन से दबाव पड़ेगा। कोई भी सेशन कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट की ताकत नहीं है कि अब इनको झुका सके। कल की एक वीडियो आई थी तो वो कह रहे थे कि सारा किसी भी कोर्ट को मानता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ता है। कोई भी चीज होती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब सेशन कोर्ट, जिला उपभोक्ता और हाई कोर्ट तो सब छोड़ ही दिए कंपनी ने। वो तो सीधा सीआरसीएस का बहाना लगाते हैं, उनके वकील चले जाते हैं, साहब ये सीआरसीएस का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है और आपको सीआरसीएस के माध्यम से पेमेंट मिलेगा। यानी कुल टालने का काम करते हैं। जितना टाला जाए टालिए, समय बढ़ाया जाए बढ़ाइए। निवेशक परेशान हो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, कितने निवेशक मर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितने बीमार हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग मर गए पोर्टल पे उनका कैसे लॉकिंग होगा उससे भी कोई इनको परेशानी नहीं है। निवेशक सारी परेशानी झेले। जो 2023 के बाद मेच्योरिटी हुई है, अब मेच्योरिटी शब्द क्यों लगा दिया, मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि जब आप जमा धन दे रहे हो तो मेच्योरिटी क्यों लगा रहे हो। आज दिन तक तो आपने किसी का ब्याज दिया नहीं, ब्याज आया नहीं और ना आप देने वाले हो, तो क्यों मेच्योरिटी शब्द लगा रहे हो। आप तो लॉकिंग कराओ, उसके बाद धीरे धीरे पैसा दो। ये रास्ता निकालो कि पैसा हम कितनी जल्दी देश निवेशकों को पहुंच सके। आज कई ऐसे जो जमा करता है जिनका सब कुछ सही है, मेंबरशिप भी अपलोड है, फॉर्म भी सही है, नाम भी सही है, उनकी मूलधन राशि 15,000 है, 20,000 है, 25,000 अभी उनको भी नहीं मिला है। बाकी तो छोड़िए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लॉगिंग किया है, सबको 10,000 दे दें, ये भी संभव अभी नहीं हो पाए किसी भी जमाकर्ता को। हुआ है, मिला है, मानता हूं उस लोग छोटे लोगों को मिला है। बेचारे जो लोग भी परेशान थे छोटों को मिला, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा, सभी निवेशकों को बाहर आना पड़ेगा और आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आपका रास्ता निकालना मुश्किल है। मैं समझ गया सतीश जी, कम से कम आपके आंदोलन की सफलता तो हुई है, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तो मिले हैं ना, छोटे को मिले जैसे भी मिले। संजय नायक जी आप कुछ बोल रहे थे, आप क्लोजिंग रिमार्क करिए। जी, मैं ये कह रहा था आशुतोष जी कि जब बुरे कामों में सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति आदतन अपराधी बन जाता है, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे आर्थिक जगत का आतंकवाद हो। तो ये आर्थिक जगत का आतंकवाद है। इसमें आतंकवादियों ने हमला करते करते कोर्ट, कानून, सरकार, सिस्टम को खरीद लिया है और खरीदते खरीदते आज तक सफल होते आए। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो अब वो चारों तरफ से लाठी पड़ रही है इनके ऊपर और इनकी सारी कलाई खुल रही है। आज आप ये देख लीजिए कि इन्होंने अपूत संपत्तियां अपने अपने परिवार के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, गरीब निवेशकों के पैसे को हड़प कर वो सहारा की संपत्तियों को बेचकर और अपने निजी उपयोग में परिवार के नाम पे ऐशो आराम में खर्च किया है। तो क्या उन गरीब निवेशकों की बद्दुआएं या जो निवेशक भुगतान मांगते मांगते चले गए, दुनिया से ऊपर चले गए छोड़ के, क्या उनकी बद्दुआएं इन सहारा उच्च प्रबंधन के मैनेजमेंट को नहीं लगेंगी? क्या उनके बच्चे सुखी रह सकते हैं, उनके परिवार सुखी रह सकते हैं? ये प्रश्न हमारा उच्च प्रबंधन से है और इस पे मंथन जरूर करिए। माननीय उच्च प्रबंधन जी, आपको 2 रोटी ही चाहिए सुबह शाम की, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने गरीब निवेशकों का पैसा हड़प किया तो अभी भी संजय जी ये सुनिए कि आज अगर बड़े बड़े लोग जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है,
जेल में हैं, बेल नहीं मिल रहा है और अदालत देख रही है कि इन्होंने कितना गंभीर संगीन अपराध किया है। तो अब ये कोशिश कर रहे थे आई वॉश करने की, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे सरकार चोर है, सरकार चोर है, सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। आज कम से कम सरकार ने ये तो किया ना भाई, नंबर भी जारी हो रही है, जेल में डाल भी रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। भले ही आप ठीक है आपके आंदोलन के बाद हुआ हो, लेकिन आप अभी संजय जी ने कहा ना कि भाई सरकार चाहती है, लेकिन सहारा ने ऐसा गोलमोल कर दिया इस पूरे सिस्टम में कि वो ढूंढ करके असली आदमी को पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी सुझाव ये भी होगी कि जैसे एक लोकल लेवल पे आप एफिडेविट करा करके देते चले जाएं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से या कहीं से भी कि आप एक बोनाफाइड इन्वेस्टर हैं, ये आपका आईडी है। मान लीजिए सतीश कुमार चतुर्वेदी है और सतीश चतुर्वेदी है, इस दोनों का डिफरेंस हो रहा है, तो आप एफिडेविट में कर दें कि मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी और सतीश चतुर्वेदी दोनों में एक ही हूं, कोई दूसरा नहीं है, इसका मैं शपथ देता हूं। ऐसा करके भी अगर शपथ पत्र भी देना शुरू करें और इस नंबर पे संपर्क करें, और अब तो दफ्तर खुल रहा है सीआरसी का अलग अलग सिटीज में, तो वहां पर दे करके ये हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत बड़ी होगी क्योंकि निवेशक बड़े हैं, बड़े निवेश जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक है। आशुतोष जी, एक डेलीगेशन माननीय सहकारिता मंत्री से मिलने का प्रयास करे, उसमें सहारा के कर्मचारी भी हों, सहारा के एजेंट भी हों और सहारा के निवेशक भी हों। एक डेलीगेशन माननीय अमित शाह जी से मिलने का प्रयास करे किसी भी माध्यम से, और उनको ये सारी चीजों से अवगत कराए कि साहब आपने पोर्टल बनाया, हम आपके आभारी हैं, आपने गरीब निवेशकों के बारे में सोचा है, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां हैं माननीय महोदय जी। अगर इन पे और विचार कर लिया जाए तो शायद ज्यादा लोगों को लाभ होगा और ये पूरे भारतवर्ष के निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जब हम इस तरीके से एक मार्मिक उनसे मुलाकात करते हैं, उनको पोर्टल की विसंगतियों के बारे में अवगत कराते हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ ठोस परिणाम निकले। तो ये इस तरफ भी एक प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार की चापलूसी नहीं कर रहा हूं, न सहारा की चापलूसी कर रहा हूं, न किसी संगठन की। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, मानना पड़ेगा आपको। देखिए नायक जी, सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, सरकार लोगों का पैसा लौटाने के लिए प्रयास कर रही है, सरकार ने 10,000 करोड़ के आसपास लौटा दिए हैं और जो पैसे हैं उसके भी लौटाने की पूरी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन पैसे की मात्रा इतनी अधिक है और निवेशकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसमें वक्त तो लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन मिले और त्वरित प्रभाव से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सीआरसी के दफ्तर खोले जाएं और लोकल लेवल पे फटाफट एफिडेविट या जैसे भी हो करके इसको निपटारा किया जाए और एक टाइम बाउंड तरीके से कि भाई इतने दिन में ये हो जाएगा समस्या का समाधान। लेकिन अभी तो क्लेमेंट आ गए हैं साहब हजारों करोड़ के, तो वो 1000 करोड़ का इंतजाम तो सरकार को करना पड़ेगा ना। अब वो जमीन में यही अड़ंगा लगा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है, इस नंबर पे फोन करके आप अपनी बात कह सकते हैं, जो कि पोर्टल पर जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ था। ये एक अच्छी बात है कि आज सरकार ने इस नंबर की घोषणा की है, तो पहले इससे आगे बढ़िए। और बाकी जो संजय नायक जी कह रहे हैं कि डेलीगेशन की बात, तो मैं भी सहकारिता मंत्री और देश के गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि आप सहारा के निवेशकों से मुलाकात कीजिए, एम्प्लॉय से भी मुलाकात कीजिए और कंपनी प्रबंधन के लोगों को भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए। और अगर वो गलती स्वीकार कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, इसको दुरुस्त किया जाए, और उसके लिए सजा अगर आप देंगे तो सजा से तो सब लोग मर ही जाएंगे, लेकिन दुरुस्त करके निवेशकों का पैसा लौटाया जा सकता है, तो उनको भी बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सतीश, आप कुछ बोल रहे हैं सतीश जी? हाँ बोलिए। मैं जी चाह रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से संजय नायक जी ने अपना जो प्रस्ताव रखा अति उत्तम है, और मेरा भी प्रस्ताव ये है कि जैसे मान लो अगर रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी जो सीआरसीएस को देख रहे हैं, मैंने कई बार प्रयास किया, तो मैं भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मतलब जो वीडियो पहुंचे वो देखे सुने, तो समय दें, तो हम लोग मिलकर के ये बात जो सीआरसीएस की जो दिक्कतें हैं वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कार्यालय गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बात रखने के लिए वो मंत्री जी हैं, समय दें, या ये समय कोई न कोई समय दे जिससे सारी बात
सारा निवेशक पीड़ितों की जो कमियां हैं वो वहां तक रखें, उसमें सुधार हो और वहां तक बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये नंबर मैं दोबारा जो आपके स्क्रीन पर लगातार था, उम्मीद करते हैं कि आपने इस नंबर को पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा और आप आने वाले दिनों में आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज ही सरकार ने जारी किया है, तो पोर्टल पे जो भी आपका क्लेम है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्यों नहीं मिला, कहाँ अटका हुआ है, क्या परेशानी है, ये सब मिल जाएगा। बाकी मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, कंपनी से फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप बाहर आकर के हिम्मत दिखा करके सरकार से संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि निवेशकों का पैसा कैसे लौटे और आपकी कंपनी फिर दोबारा कैसे खड़ी हो, इस पर भी विचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।